वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्फ्लिक्ट थियरीज ऑफ बोडिन की करेंगे। जेन बोडिन, इनका समय 1530 से लेकर 1596 का माना जाता है और ये माना जाता है कि 16वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे सशक्त सामाजिक एवं राजनैतिक फ्रांसीसी विचारक हुए जिन्होंने समाज और राज्य के संघर्ष के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण विचार रखे हैं। इनके परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह माना जाता है कि इनके पिता जो हैं फ्रांस में लॉयर थे और इनकी मदर स्पेनिश ज्यू थी। बोडिन को हिब्रू भाषा आती थी और उसके कारण भी ज्यूइश राइटिंग्स जो ओल्ड टेस्टामेंट में थी, ओल्ड टेस्टामेंट क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक है, उससे वे परिचित थे। इन्होंने कानून की पढ़ाई की और 12 बरस तक टाउल हाउस यूनिवर्सिटी में इन्होंने कानून का अध्ययन भी करवाया। बाद में ये पेरिस में सेटल हो गए और वहाँ पर वकील के रूप में कार्य करते रहे और बाद में 1576 में स्टेट्स जनरल ऑफ बिलॉयस के रूप में इनका चुनाव किया गया। इन्होंने मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर भी कार्य किया लियोन में और इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें इनकी सबसे पहली पुस्तक है मेथड्स फॉर द ईजी कॉम्प्रीहेंशन ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1566 में प्रकाशित हुई और इसमें इन्होंने सामान्यतः राजनीतिक समस्याओं और फ्रांस के संविधान के आधार की चर्चा की है। आपने अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत उस समय की जो राजनीतिक समस्याएं थीं उसके बारे में बतलाया और फिर बताया हाउ द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाउंडेड और उसकी फाउंडेशन या उसके आधारभूत तत्व क्या रहे हैं उसकी इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने अपनी इसी पुस्तक के अंदर उन्होंने ऐसे साधनों का प्रयोग किया जिससे इतिहास के अध्ययन की सहायता से समाज का विश्लेषण किया जा सकता हो। इन्होंने अपने इस पुस्तक के अंतर्गत हिस्ट्री का तो अध्ययन किया ही, लेकिन हिस्ट्री का अध्ययन करने का तरीका जो उन्होंने अपनाया उस तरीके के द्वारा वे समाज का मूल्यांकन करने में इनको सहायता प्राप्त हुई और वह मूल्यांकन भी किस प्रकार का, इन्होंने कहा मूल्यांकन आलोचनात्मक भी होना चाहिए और इन्होंने कहा कि किस प्रकार से समाज का विश्लेषण किया जाए उसके समाधान हेतु तो इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम हिस्टोरिकल स्टेज थियरी ऑफ हिस्टोरिकल स्टेजेस कहकर संबोधित करते हैं। इनकी दूसरी पुस्तक जो थी वह आर्थिक स्थिति का, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है उसका अध्ययन उसके अंतर्गत उन्होंने किया। बोडिन ने के लेखन के समय फ्रांस के साम्राज्य की जड़ें जो हैं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। लेकिन इसके पूर्व में एक और बात आपको बताना चाहूँगी। बोडिन जो है उन्होंने और भी बहुत सी किताबें लिखी हैं जिसमें से 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ भी आई, जिसके अंतर्गत उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म पर भी बात की है और उन्होंने विच क्राफ्ट पर, जिसे हम डायन कहते हैं, जादू टोना कहते हैं, उसकी भी चर्चा की है। और उन्होंने ये भी बताया कि मनुष्य जो है उसके ऊपर इन स्पिरिचुअल बीइंग्स जो आत्माएं हैं इनका बहुत अधिक प्रभाव होता है अच्छा या बुरा करने का। तो कुल मिलाकर बोडिन जो है एक और तो सिस्टमैटिक अध्ययन की बात करते हैं तो दूसरी ओर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस की भी बात करते हैं कि जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जिन्हें हम आत्माएं कहते हैं वो व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। आगे जाकर बोडिन ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि बोडिन ने जब अपनी किताबें लिखी उस समय फ्रांस के अंदर जो साम्राज्य था, फ्रांस का साम्राज्य जो है वो कमज़ोर होने लगा था और उसके कमज़ोर होने का मूल कारण क्या था? उसके कमज़ोर होने का मूल कारण 2 धार्मिक दलों के बीच, कैथोलिक और ह्यूगोनॉट के बीच धार्मिक संघर्ष था और बोडिन को इस संघर्ष से बहुत अधिक आपत्ति थी। वे इस प्रकार के संघर्ष में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने इस कारण मोनार्की को ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा रिलीजियस फैक्शंस, धर्म के आधार पर जो हमारे बीच में फैक्शंस हो जाते हैं, जो दल बन जाते हैं, धड़े बन जाते हैं, वो समाज के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे धड़े जब बनते हैं तो वहाँ पर मोनार्की या साम्राज्यवाद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोडिन ने अपनी पुस्तक के अंदर यह भी बताया कि समाज का मूल आधार परिवार है और परिवार कैसे बनता है। इन्होंने कहा परिवार में स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध होते हैं।
संपत्ति और सत्ता होती है जो अनिवार्य रूप से पाई जाती है, जिसके बिना हम परिवार की कल्पना नहीं कर सकते। He says the basis of society lies in the family, founded on the inevitable association of men and women and involving children, property and rightful authority। तो इन्होंने कहा ये सब मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। लेकिन बोधिन एक और बात कहते हैं जो कि आज के संदर्भ में वो खुलकर उनकी आलोचना की जा सकती है, वह स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर करते हैं। वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी स्पष्ट तौर पर हाईलाइट करते और सपोर्ट भी करते हैं। इन्होंने कहा कि पुरुष जो है स्वाभाविक रूप से महिला के ऊपर जो है स्वाभाविक रूप से स्त्री का मालिक है, उस पर राज करता है, क्योंकि उन्होंने कहा, जो कि आपत्तिजनक बात आज के संदर्भ में है, क्योंकि स्त्री को उन्होंने कहा नैतिक और बौद्धिक स्तर पर पुरुष से हीन या कमतर होती है। आज हम इस बात को गलत प्रमाणित कर सकते हैं कि बोधिन के द्वारा इस प्रकार का दिया गया एक फैक्चुअल स्टेटमेंट अपने आप में चैलेंजेबल है। और उसी बात को फिर ये आगे कहते हैं, परिवार समाज का प्रथम एवं स्वाभाविक रूप है। राज्य परिवारों की समिति है। तो इन्होंने कहा कि समाज कैसे बनता है, तो बोधिन के अनुसार समाज परिवार के द्वारा निर्मित होता है। पहले परिवार बनता है और फिर परिवार जब समितियों का रूप धारण कर लेता है तब समाज का निर्माण होता है। और इन्होंने कहा और राज्य की स्थापना क्या होती है, जब परिवार राज्य के सॉवरेन पावर को, जो उसके संप्रभु सत्ता को स्वीकार कर लेता है, तब राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य के साथ में वो संप्रभुता की बात करते हैं और समाज के लिए वे परिवारों के समूह की बात करते हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि नागरिक समाज राज्य से पूर्व निर्मित होता है। इन्होंने कहा सबसे पहले राज्य के निर्माण से पूर्व क्या निर्मित होता है, वो समाज के निर्माण की बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। इन्होंने कहा द फॉर्मेशन ऑफ सिविल सोसाइटीज प्रीसीड्स द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। राज्य से पूर्व समाज का, नागरिक समाज का निर्माण होता है। परिवार समूह के रूप में ऐसे स्थानों का चुनाव करता है या ऐसे स्थानों पर रहना प्रारंभ करता है जो उनके लिए लाभकारी होते हैं या उनके लिए फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ऐसे स्थान पर जहाँ पर वो उत्पादन कर सके, व्यापार कर सके, उन स्थानों का चुनाव कर कर वहाँ पर वे लोग रहने लगते हैं। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि व्यापार के कारण भी इनको एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, अलग अलग परिवार के जो लोग हैं, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी, और पूजा इत्यादि जो कॉमन वर्शिप करते हैं उस वर्शिप के लिए भी इनको एक दूसरे के साथ में सहयोग करना होता है। तो इन्होंने कहा कि परिवार कहाँ रहना प्रारंभ करता है, जो वैसे स्थान का चुनाव करते हैं जो फायदेमंद होता है, व्यापार करने लगते हैं और सामूहिक पूजा एवं सुरक्षा के लिए वो एक दूसरे का सहयोग करना प्रारंभ करते हैं। और बोधिन ये भी कहते हैं कि while the family precedes any form of complex social structure, the state arises from conquest। इन्होंने कहा किसी भी कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर से पहले परिवार का निर्माण होता है और राज्य का उद्गम कब होता है, राज्य का उद्गम विजय के द्वारा होता है। जब युद्ध होता है और युद्ध में जब विजय प्राप्त की जाती है तो राज्य की उत्पत्ति होती है। इन्होंने कहा बहुत सारी ऐसी सामाजिक प्रघटनाएं हैं, जैसे कि हम उदाहरण के लिए कहें कि बहुत सारी प्रघटनाओं में से हम कह सकते हैं कि वर्ग विभिन्नता है, उसकी उत्पत्ति के कारण उच्चता और निम्नता के संबंध है। और ये उच्चता और निम्नता के संबंध किनके बीच में, विजेता और पराजित के बीच में देखे जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा एक सुदृढ़ सामाजिक संरचना के निर्माण में संघर्ष की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ये कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई भी सोशल स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी कोई सामाजिक संरचना संघर्ष की प्रक्रिया से डिसॉल्व होती है, समाप्त होती है और पुनः रीऑर्गेनाइज होती है, तब कहीं जाकर उसमें सुदृढ़ता उत्पन्न होती है। और ये कब घटित होता है, जब समाज के अंदर संघर्ष होता है। तो यहाँ बोधिन संघर्ष को समाज के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए अनिवार्य मानते हैं।
इन्होंने कहा जिस समाज के अंदर संघर्ष नहीं होता है वह समाज के लिए घातक होता है। ये अन्य शब्दों में कहें तो वह कहते हैं कि वह समाज जो संघर्ष विहीन है वो प्राय मृत्यु प्राय होता है, उसका विकास नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि इसका उदाहरण हम ऐसे समाजों में दे सकते हैं जो कि एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी, कृषक प्रधान समाज रहा है, जहाँ पर युद्ध करने का या संघर्ष करने की जहाँ पर हमें लालसा दिखाई नहीं देती, उस समाज का बहुत अधिक विकास नहीं होता। डिसिप्लिन विच इज़ इम्पोज्ड बाय स्कैंटी नेचुरल रिसोर्सेज इज़ एडवांटेजियस। इन्होंने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब समाज के अंदर या जब नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधनों में जब कमी होती है और उन कमी होने के कारण जब मानव समाज के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है वो हरदम लाभकारी होता है। अन्य शब्दों में कहें तो बोधिन कहते हैं कि यदि प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध नहीं है तो वे समाज के लिए लाभदायक ही होते हैं, क्योंकि जब समाज में किसी चीज़ की कमी होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए लोगों में संघर्ष होता है, और जब संघर्ष होता है तो आप लोगों ने जो 3rd ईयर में भी पढ़ा था तो संघर्ष, कार्ल मार्क्स भी कहते हैं संघर्ष विकास के लिए अनिवार्य है। बोधिन ऑल्सो ऑब्जर्व्स दैट ट्रेडिंग सिटीज आर ऑफन लोकेटेड सो एज टू बी सेफ फ्रॉम अटैक। सिटी ड्वेलर्स आर मोर एडेप्टेबल देन आइसोलेटेड पीपल। वो शहर की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा एडेप्टेशन कर सकते हैं, वो ज़्यादा तालमेल बैठा सकते हैं, और जबकि दूर दराज अकेले छोटे छोटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा। अगर हम बोधिन के विचारों को देखें तो संप्रभुता की अवधारणा बोधिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार संप्रभु शक्ति नागरिक समाज की आत्मा है। बोधिन ने कानून और संप्रभुता को कभी विलग नहीं किया है। कानून संप्रभु का आदेश है। वो कहते हैं जहाँ सॉवर्जिनिटी होती है वहाँ पर लॉ जो है सॉवर्जिनिटी के लिए का आदेश के रूप में होता है। बोधिन अपने समय से बहुत आगे थे। आपने ऐतिहासिक मटेरियल्स का व्यवस्थित एवं आलोचनात्मक प्रयोग किया। आपने कानून का व्यवस्थित एवं तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। बोधिन ने हिस्ट्री को, सोसाइटी को समझने के लिए इसका प्रयोग किया है, और चूँकि खुद लॉ के स्टूडेंट्स थे तो उसका भी इन्होंने व्यवस्थित और तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बोधिन जो है वो संघर्ष को समाज के विकास के लिए अनिवार्य मानते हैं, सॉवर्जिनिटी को महत्व देते हैं, परिवार को महत्व देते हैं, और उसी के आधार पर समाज को समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो संक्षेप में मैंने आपको बोधिन से परिचय कराया है कि बोधिन जो कि फ्रांस के विचारक रहे हैं, 16वीं शताब्दी के विचारक हैं, और इनके विचार हमारे सोशल साइंसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए इसकी एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है। नाउ टिल देन हैव अ गुड डे।